Let me welcome everybody to the Wild Wild West. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Say what you say. हवा की उल्टी तरफ से उसे कई फौजी बूटों की आवाज अपनी तरफ आती महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे रात में देखने वाली दूरबीन से किसी ने उसकी मौजूदगी का पता लगा लिया हो और अब सिक्योरिटी फोर्स उसके पीछे लगा दी गई हो। सलीम फौरन नीचे बैठ गया। खतरे की हल्की सी आहट भी उसकी सारी हिस्सों को जगा देती थी। ऐसे वक्त में वह आम इंसान नहीं रहता था। उसकी हालत एक जख्मी और खूंखार चीते जैसी हो जाती थी, जो अपनी जान बचाने से ज्यादा अपने दुश्मनों को फाड़ डालने के लिए तैयार हो। वो समझ चुका था कि दुश्मन को इस इलाके में उसके होने का शक हो गया है। इसी वजह से सिक्योरिटी फोर्स आधे घेरे की शक्ल में फैलकर इलाके को घेर रही थी। अगर वो उस वक्त भागने की कोशिश करता तो दुश्मन तुरंत उसकी दिशा समझ जाता और कुछ ही पलों में उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता। सलीम ये बात अच्छी तरह जानता था कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्स बिना बहुत बड़ी मजबूरी के उसे गोली नहीं मारेंगी, क्योंकि रा की तरफ से साफ हुक्म था कि उसे जिंदा पकड़ा जाए। और भारत में अभी ऐसी कोई एजेंसी नहीं थी जो रा के हुक्म को नजरअंदाज करने की हिम्मत करे। जैसे जैसे पीछा करने वालों का फासला कम हो रहा था, सलीम के अंदर गुस्सा और जोश बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई थी, मगर हैरानी की बात यह थी कि वो अब तक अपनी जगह से हिला तक नहीं था। उसका दिमाग दुश्मन से कहीं ज्यादा तेजी से काम कर रहा था। वो बच निकलने का नया रास्ता सोच रहा था। उसने आंखें बंद करके पूरे इलाके का नक्शा अपने दिमाग में दोहराया। कुछ पल बाद जैसे ही उसे कोई तरीका समझ आया, उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अचानक हवा में 2-3 जोरदार धमाके गूंजे। अगले ही पल आसमान में आग जैसी रोशनी फैल गई। भारतीयों ने अंधेरे को खत्म करने का फैसला कर लिया था। अब वो रात को दिन में बदलने के लिए रोशनी राउंड फायर कर रहे थे, ताकि छिपे हुए आदमी की सही जगह पता चल सके। पहले उन्होंने चुपचाप उसके चारों तरफ घेरा तंग किया और अब रोशनी फैलाकर उसे सामने लाने की कोशिश कर रहे थे। सलीम के होंठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। ओ तो ये खेल है। हालात की संगीनियत का एहसास होते ही सलीम के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। अगले ही लम्हे उसने अपने कंधे पर रखा हुआ मुड़ा तुड़ा रूमाल उतारकर सामने रख लिया। ये वैसा ही बड़ा रूमाल था जैसा इस इलाके के देहाती कभी पगड़ी की तरह सर पर बांधते और कभी कंधे पर डाल लेते थे। बोझ उठाते वक्त वही रूमाल गोल करके सर पर रखा जाता था। सलीम ने एक बार फिर हवा की सिमत का अंदाजा लगाया, फिर आहिस्तगी से एक तरफ हटकर रूमाल को सूखी घास पर फैला दिया। इसके बाद उसने जेब से सिगरेट लाइटर निकाला और रूमाल के एक कोने को आग लगा दी। चंद ही सेकंड में आग रूमाल से निकलकर सूखी जंगली घास में फैल गई। तेज हवा ने आग के लिए बारूद का काम किया था। देखते ही देखते शोले दूर दूर तक फैली सूखी घास को निगलने लगे। ये हमला इतना अचानक और हैरतअंगेज था कि नीम दायरे की शक्ल में पोजीशन संभाले भारतीय सिक्योरिटी फोर्स के जवान, जो अब घास के अंदर काफी आगे तक दाखिल हो चुके थे, बुरी तरह घबरा गए। वो इस अंदाज में पीछे भागे जैसे अचानक उन पर मार्टर गोले बरसने लगे हों। वेल डन, कर्नल बख्श के मुंह से बेइख्तियार दाद निकली। वो कैप्टन अश्विनी कुमार के साथ वहां से तकरीबन एक फरलांग दूर एक छोटे नाले के पुल पर खड़ा था। यही नाला आगे जाकर उस कच्चे रास्ते से मिलता था जो गंगानगर जाने वाली सड़क तक पहुंचता था। कर्नल बख्श को पूरा यकीन था कि सलीम गंगानगर पहुंचने के लिए यही रास्ता इख्तियार करेगा। अश्विनी कुमार ने भी आग के बुलंद शोले देख लिए थे, मगर वो अभी तक पूरी तरह नहीं समझ सका था कि असल माजरा क्या है। लेकिन जैसे ही कर्नल बख्श के मुंह से वेल डन निकला, वो फौरन समझ गया कि ये व्हाइट फ्लावर का कारनामा है।
जिसने अपने ताकुब में आने वाली भारतीय फोर्स को पहला जबरदस्त सरप्राइज दिया था। अब अश्विनी कुमार को अंदाजा हुआ कि कर्नल बख्श ने गैर मामूली एहतियाती इकदामात क्यों किए थे। व्हाइट फ्लावर के पहले ही वार ने कैप्टन अश्विनी कुमार को ये एहसास दिला दिया था कि वो किसी आम इंटेलिजेंस एजेंट का मुकाबला नहीं कर रहे, बल्कि उनके सामने एक बेहद ट्रेनिंग पाया हुआ और खतरनाक कमांडो मौजूद है, जिससे किसी भी तरह की चाल या हमले की उम्मीद की जा सकती थी। कर्नल बख्श ने रात में देखने वाली दूरबीन आंखों से लगा रखी थी। उसी दौरान उसने सर्द मगर मजबूत लहजे में कहा, अपने जवानों से कहो बीएसएफ वालों को उनके हाल पर छोड़कर फौरन पीछे हट जाएं और ग्रीन बेल्ट में दूर दूर पोजीशन ले लें। खबरदार, जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। कैप्टन अश्विनी कुमार ने फौरन अपने हाथ में पकड़े लॉन्ग रेंज वॉकी टॉकी पर हुक्म आगे पहुंचा दिया। हुक्म मिलते ही भारतीय फौज के उस खास कमांडो दस्ते ने अपनी पोजीशन छोड़ दी और तेजी से कैमोफ्लाज एरिया की तरफ बढ़ने लगा। अश्विनी कुमार अब कर्नल बख्श की गैर मामूली सलाहियतों का कायल होता जा रहा था। कर्नल बख्श ने व्हाइट फ्लावर की गिरफ्तारी के लिए होने वाली मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में हिस्सा तो लिया था, जो भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेडक्वार्टर में हुई थी, मगर उसने बड़ी होशियारी से अपने 15 खास कमांडोज को अलग रखा था। ये दस्ता पूरी तरह कर्नल बख्श के खुफिया प्लान के तहत काम कर रहा था। अचानक पूरा इलाका दिन की तरह रोशन हो गया। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वही जवान थे जो व्हाइट फ्लावर के अचानक हमले से घबरा गए थे और अब लगातार रोशनी वाले राउंड फायर करके अपना गुस्सा निकाल रहे थे। गधे कहीं के, कर्नल बख्श दांत पीसते हुए बोला। कैप्टन अश्विनी कुमार चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। कर्नल बख्श गुस्से से बोला, उसकी लगाई हुई आग की रोशनी क्या कम है उल्लू के पट्टे, जमीन पर तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सके, अब आसमान पर उसे ढूंढ रहे हैं। फिर उसने सख्त लहजे में कहा, ये लोग सारा खेल खराब कर देंगे। अश्विनी कुमार को भी अब उनकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आने लगा था। कर्नल बख्श ने फौरन उसके हाथ से वॉकी टॉकी लिया और अगले ही लम्हे वो अपने पीछे मौजूद बीएसएफ के कंपनी हेडक्वार्टर से राब्ता कर रहा था। उसने कंपनी कमांडर को सख्त लहजे में हुक्म दिया कि अपने जवानों को फौरन रोशनी वाले राउंड फायर करने से रोके। कंपनी कमांडर को शायद फौरन अपनी गलती का एहसास हो गया था, क्योंकि उसने अगले ही लम्हे अपने घबराए हुए प्लाटून कमांडर को सख्ती से डांटकर ये हरकत बंद करवा दी। चंद लम्हों बाद रोशनी वाले राउंड्स की फायरिंग रुक चुकी थी, मगर अचानक फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। एक बार फिर कर्नल बख्श का गुस्सा भड़क उठा। उसने फौरन प्लाटून कमांडर से राब्ता किया। क्या बेवकूफी है ये, वो गुस्से से चीखा। प्लाटून कमांडर घबराई हुई आवाज में बोला, कुछ नहीं सर, घास में छिपे 3 जंगली सुअर अचानक हमारे जवानों की तरफ भागने लगे थे। अगर उन्हें ना मारा जाता तो नुकसान हो सकता था, इसीलिए मैंने फायरिंग का हुक्म दिया। शट अप! कर्नल बख्श इतनी जोर से गरजा कि उसके साथ खड़ा कैप्टन अश्विनी कुमार भी सहम गया। गधे कहीं के, कभी रोशनी वाले राउंड चलाकर और कभी फायरिंग करके तुमने अपनी तमाम पोजीशन उसे खुद बता दी है। ओ माय गॉड, मैं पहले ही कहता था कि ये पूरा ऑपरेशन आर्मी के हवाले होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं दिल्ली वालों की अक्ल कहां घास चरने गई है। ब्लावज बीएसएफ को इस ऑपरेशन में शामिल करके सब कुछ खराब कर दिया। कर्नल बख्श ने गुस्से से वॉकी टॉकी वापस अश्विनी कुमार के हाथ में थमा दिया। सर, हमें पिछले मोर्चों में मौजूद कंपनी को अलर्ट कर देना चाहिए। मुमकिन है वह, नो माय बॉय, ऐसी गलती कभी मत करना। कर्नल बख्श ने फौरन उसकी बात काट दी। मैं कहता हूं ब्लावजे, हर तरफ सनसनी फैलाने की क्या जरूरत है। वो यही चाहता है कि हम घबराकर उसके पीछे भागते रहें और वो किसी महफूज जगह बैठकर हमारी बेचैनी से लुत्फ उठाता रहे। राइट सर, बेइख्तियार कैप्टन अश्विनी कुमार के मुंह से निकला। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि सुबह होने तक वो अपने कर्नल को कोई मशवरा नहीं देगा और सिर्फ उसके अहकामात पर अमल करेगा। 15 कमांडोज पर मुश्तमिल खास दस्ते ने जंगली घास का लंबा सिलसिला खत्म होते ही आगे फैली हुई ग्रीन बेल्ट में बड़ी महारत से अपनी पोजीशन संभाल ली।
उन्होंने जंगी ट्रेनिंग के मुताबिक खुद को इस तरह फैला लिया था कि लगभग 1 किलोमीटर के इलाके में अगर कोई चूहा भी हरकत करता तो उनकी नजरों से बच नहीं सकता था। हर कमांडो पूरी खामोशी के साथ अपनी जगह मौजूद था। यहां तक कि सांसों पर भी काबू रखा गया था। 15-20 मिनट गुजर चुके थे, मगर चारों तरफ अब भी खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।